यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से। यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। जय हिंद दोस्तों। A very good morning to all of you. This is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा ये एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश भारत को कैसे आज़ादी मिली, हमने कैसे आज़ादी को छीना ब्रिटिशर्स से, किन किन लोगों ने कितने सेक्रीफाइसेस करने के बाद कितनी जानें गई, कितने लोगों ने बलिदान दिए, उसके बाद आज हमें इस आज़ादी मिली है। तो इस 15 अगस्त के बाद हम इस वीडियो में करने वाले हैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर कर लेंगे। आई जस्ट होप कि मैं इस एक कंसाइज सी वीडियो बना के आप लोग को क्लियर कर पाऊँगी सारे कॉन्सेप्ट्स कि कैसे कैसे हमें कैसे ब्रिटिशर्स आए और फिर कैसे कैसे चीज़ें बदली, कैसे कैसे रिवॉल्ट्स हुए और उसके बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इतने सारे लोगों की कुर्बानियों के बाद जो हमें ये आज़ादी मिली है, ये इसकी पूरी स्टोरी जो है आप इस इंडिपेंडेंस पे जान पाएँ। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 1498 में, जब वास्को ड गामा ने इंडिया को खोज लिया और वो कैलिकट आए जब किंग जैमोरिन उन्हें मिला था। ठीक है, कैलिकट के तट पे उनका स्वागत किया। तो इंडियंस को नहीं पता था कि इन लोगों की इंटेंशंस क्या है और एक्चुअली ये लोग भी सिर्फ ट्रेड के पर्पज से आते थे, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया में बहुत अच्छा खासा वेल्थ था, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, सारे किंगडम्स बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश थे। तो ये लोग चाहते थे कि अपनी एक ट्रेडिंग हब बना दें हम इंडिया को और फिर वर्ल्ड के और पार्ट्स में हम ट्रेड कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग सेंटर्स बनाने के लिए बेसिकली ये इंडिया में आए। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, उसके बाद 1600 में स्टार्ट होता है मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है। 1615 में थॉमस रो कैप्टन हॉकिंग से जहांगीर, जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, उनके कोर्ट में आते हैं, दरबार में आते हैं, ताकि उन्हें फरमान मिल सके, लाइक एक परमिशन मिल जाए ताकि वो मुगल एम्पायर जो था उस टाइम तक मुगल एम्पायर अच्छे से इस्टेब्लिश था, तो उसमें इंडिया में अपनी जगह जगह जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा सके, फैक्ट्रीज लगा सके ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्हें वो परमिशन मिल जाती है, सूरत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देती ईस्ट इंडिया कंपनी। उससे पहले पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, ये सब भी धीरे धीरे करके इंडिया की तरफ ही आ रहे थे। पोर्चुगीज़ पहले ही आ चुके थे, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है धीरे धीरे वो अपना ट्रेड बढ़ाना स्टार्ट करती है। ट्रेड बढ़ाने के बाद उनका लालच बढ़ जाता है और फिर वो कब्जा करना लग जाते हैं धीरे धीरे जो हमारी जगह होती है, प्रोविंसेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया जो था, इंडिया अलग अलग हिस्सों में मतलब राजा होते थे। कुछ जगह मुगल एम्पायर थे, कुछ जगह किसी और का राज था, तो हर जगह अलग अलग लोगों का राज था। ठीक है, तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे अपनी कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बैटल ऑफ स्वैली हॉल होती है, जिसमें सबसे पहले तो ये पोर्चुगीज़ को हरा देते हैं। तो उनका जो एम्पायर होता है वो कब्जा कर लेते हैं जहाँ जहाँ पोर्चुगीज़ ने कब्जा कर रखा होता है। ऐसे ही बैटल ऑफ वाइंडी वॉश होती है, जिसमें फ्रेंच, जितने भी जगह पे फ्रेंच होते हैं वहाँ से कब्जा मिल जाता है इन्हें। ऐसे बैटल ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ से इनका स्टार्ट होता है 1757 से सिराजुद्दौला के साथ बंगाल में, क्योंकि बंगाल एक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी लोकेशन थी बंगाल की। तो सबका ध्यान बंगाल की तरफ होता था, बंगाल से बहुत सारा ट्रेड होता था। तो इन्होंने सोचा कि अगर बंगाल हमारे कब्जे में आ जाए तो हमें बहुत एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो बंगाल के जो नवाब थे उस टाइम पे, सिराजुद्दौला, उनसे ब्रिटिशर्स की फाइट होती है और उसमें सिराजुद्दौला जो थे वो हार जाते हैं, क्योंकि जो एक बंगाल के ही मीर जाफ़र था उसने गद्दारी कर दी सिराजुद्दौला के साथ और इस वजह से अंग्रेज़ों से वो हार गए और इस तरह से बंगाल पे वो अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, तो जिसमें अवध, बंगाल और ये बंगाल, अवध, ये सब मिलकर और मुगल्स मिलकर फाइट करते हैं ब्रिटिशर से, पर उसमें भी ये लोग हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स अब बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अवध, इन सब पे अपना कब्जा जमा चुके होते हैं। ऐसे फिर धीरे धीरे बंगाल की नज़र साउथ इंडिया में पड़ती है, तो कर्नाटिक वॉर्स होते हैं 3, उसमें फिर कर्नाटिक जो है वो भी उनके कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं मैसूर वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर, जो आपने सुना होगा हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ। तो ये 1766 से 69 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की जाती है। एक तरह से कोई हारा जीत नहीं होती, जिसमें हैदर अली लड़ते हैं जो टीपू सुल्तान के फादर होते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, तो सेकेंड 1780 से 1782 के बीच में, जिसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान जो है कमान संभालते हैं।
इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, फिर थर्ड मैसूर वॉर होता है, ऐसे फोर्थ मैसूर वॉर तक टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से पूरा मैसूर जो है मैसूर जो है आज का कर्नाटक है, कर्नाटका जो है, तो वो पोर्शन भी इनके हाथ में आ जाता है। तो आप देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध मतलब यूपी वाला पोर्शन, और फिर नीचे कर्नाटका, केरला, ये सब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका है। तो इतना बड़ा जो एरिया है ये ले चुके हैं। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपनी स्कीम्स निकालनी स्टार्ट की, जैसे कि सब्सिडियरी लाइन्स की, हम आप अपनी सेना जो है भाई आपको प्रोटेक्शन देंगे अपनी सेना से, ठीक है, हम अपनी सेना आपके राज्य में रखेंगे और बस आपको इसका खर्चा उठाना है, और हमारा एक ब्रिटिशर जो होगा वो आपके एम्पायर में रहेगा। अब इससे क्या हुआ, किंग जो था वो सिर्फ एक पपेट बन के रह गया। पहला तो क्योंकि जो ब्रिटिशर उनके एम्पायर में है उसकी बात उसे माननी थी, दूसरा उनका सारा खर्चा उस राजा को उठाना था, तो बहुत इकोनॉमिक लॉस होने लग गया, और एक तरह से फिर धीरे धीरे उन्हीं का कंट्रोल आ गया। तो ये सब्सिडियरी अलायंस लेकर आए। ऐसे जो लॉर्ड डलहौजी थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आए कि जैसे कि अगर किसी भी राज्य का कोई राजा, कोई शासक, अगर उनकी डेथ हो जाती है बिना, और उनका कोई वारिस नहीं है, उनका कोई हेयर नहीं है, तो उसके बाद वो राज्य ऑटोमेटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। तो इसमें झांसी, सतारा, ये नागपुर, ये सब उनके अंडर आ गए। या फिर ऐसा कि अगर उन्हें लगता है कि मिस गवर्नमेंट हो रहा है किसी भी राज्य में, मतलब जो वहाँ का शासक है वो ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली उनके अंडर आ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया धीरे धीरे अपनी स्कीम्स लगा के, और लोगों पे फिर टैक्स बढ़ाए, एट्रोसिटीज़, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाकर ये उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके खिलाफ फिर रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ, और 1857 में होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, 1857 की क्रांति, जिसमें अलग दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और जो जैसे मैंने आपको बताया झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे, और बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये सब लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि ये सब परेशान हो चुके थे, और लोग भी बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ झेल चुके थे क्योंकि सबके इनके टैक्स देने ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से ट्रेड कर रही थी। तो इन्होंने सोचा कि एक रिवॉल्ट होता है, सारी मतलब पूरी जो इंडिया की जगह जगह कोने में रिवॉल्ट होना स्टार्ट होता है। रिवॉल्ट स्टार्ट होता है मंगल पांडे से, जो मेरठ के रेजिमेंट में थे। तो गाइज ये जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वो इतना ज़्यादा सक्सीड तो नहीं हुआ, बट लोगों के अंदर एक क्रांति की आग लग गई कि हाँ, हमें इनसे, हम अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं और अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। तो वो एक चीज़ जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, और तभी एक मेजर चेंज जो 1857 में आया वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को अपने अंडर ले लिया। मतलब इंडिया एक ऑफिशियल कॉलोनी बन चुकी थी ब्रिटिशर्स की। आप ये समझ सकते हैं कि अब ब्रिटिशर्स, मतलब जो वहाँ का ऑफिशियल किंगडम है वो रूल कर रही थी, वहाँ ब्रिटिश क्राउन हमें रूल करने लगे थे। तो जाहिर सी बात है उनके रूल्स रेगुलेशन थे, उन्होंने बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसी को बना दिया, और उसके अकॉर्डिंग वो रूल करने लगे इंडिया के ऊपर। ज़्यादा जो है टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है इंडिया का बहुत बुरी तरह से, और जितने भी रॉ मटेरियल्स यहाँ बन रहे होते हैं वो सब जा रहे होते हैं ब्रिटिशर्स के पास ब्रिटेन में, और वहाँ पे वो लोग अपनी फैक्ट्रीज़ में उस चीज़ को बनाकर वापस इंडिया में बेचते थे। तो जो लोकल वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान था, सबकी अपनी अलग एट्रोसिटीज़ थी, सब बहुत अलग तरीके से परेशान थे टैक्सेशंस को लेके, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो ज़िंदगी का गुजारा ही नहीं चल पा रहा था, इतना बुरा हाल हो चुका था। उसके बाद मेजर चेंज जो आता है वो है 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। फर्स्ट हेड जो होते हैं इसकी WC बनर्जी को बनाया जाता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी दो जो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक मॉडरेट्स देखेंगे आप और एक है एक्सट्रीमिस्ट। तो 1885 से 1905 तक जो है मॉडरेट का फेज है, जिसमें दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ है वो है 1906 से 1915 तक, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है। तो मॉडरेट्स जो थे वो थे कि हमें आज़ादी तो लेनी है, बट हम उसे मतलब हम अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशंस लिखेंगे, एक लीगल तरीके से लेंगे। उन्हें ये लगता था कि हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नॉन वायलेंट रहना है, और हम याचिकाएं दायर करेंगे अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज हमारी बात भी सुनेंगे। और उन्हें लगता था कि पूरी आज़ादी का अभी हम अगर पूरी आज़ादी हम ले भी लेते हैं ब्रिटिशर्स से, तो हम अपने देश को इतने सक्षम नहीं हैं कि हम मतलब अपने भारत को खुद से चला पाएँ गवर्नमेंट को। तो अभी ठीक है, ब्रिटिशर्स चल रहे हैं, बस हम जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा चेंज कर लेंगे ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाए। तो उनका ये मानना था। जो गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ये मॉडरेट्स जो लोग थे, जिन्हें हम बोलते नरम दल के लोग, और जो गरम दल के थे जो
एक्सट्रीमिस्ट हैं लाल बाल पाल, इनका मानना था कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिलने वाली है, ब्रिटिशर सिर्फ हमारा पागल बनाएंगे, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, मास मूवमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी जाके हमें आज़ादी मिलेगी, ऐसे बैठे बैठे आज़ादी नहीं मिलेगी, या फिर ऐसे सिर्फ लेटर्स लिखने से, एप्लीकेशंस लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा, दोनों जो वो हैं ग्रुप्स हैं, तो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। अब हमारी जो स्टोरी है उसमें एक न्यू टर्न आता है 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और मतलब इसमें बंगाल को 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है, हिंदू और मुस्लिम की मेजोरिटी के अकॉर्डिंग। जो हिंदू मेजोरिटी वाला पार्ट है एक, और एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला पार्ट है, क्योंकि आज़ादी की अंग्रेज़ों की तो वही थी, मेंटलिटी यही थी कि डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो उन्होंने वहीं पे ये कर दिया, बट उसके जब उन्होंने बंगाल का विभाजन किया तो लोगों का गुस्सा फूटा। मतलब किसी भी इंसान को ये अच्छा नहीं, सब लोग एक भाईचारे की तरह रहते थे। बंगाल विभाजन जो है उसके विरोध में एक स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च किया जाता है एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स होते हैं मेनली उनके द्वारा। इसमें क्या किया जाता है कि भाई हम सिर्फ स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे और बॉयकट करना है ब्रिटिशर्स गुड्स को। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स के जो गुड्स, क्योंकि वो जैसे हमारा रॉ मटेरियल जो है कॉटन, जूट, ये सब ले जाते थे और अपनी कंपनी से बनाकर फिर यहाँ के लोगों को बेचते थे। तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हम सिर्फ स्वदेशी पहनेंगे, सिर्फ अपने देश के बने हुए कपड़े पहनेंगे, अपने देश की बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे। बहुत सारे क्लोथ्स को, ब्रिटिशर्स के मैनचेस्टर क्लोथ्स को बहुत सारी जगह पे जलाया गया, बहुत नुकसान किया, उनकी दुकानों को जलाया गया, उनके सारे सामान को भी। स्वदेशी मूवमेंट एक बहुत मास मूवमेंट बन गया, पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से फैला, और जिसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, बच्चा बड़ा सबने पार्टिसिपेट किया स्वदेशी मूवमेंट में। उसके बाद 1906 में जो है मुस्लिम लीग बन जाती है, और 1907 में एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है सूरत स्प्लिट। जब कांग्रेस का सेशन हो रहा होता है सूरत में, और उसमें कांग्रेस जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब तक सिर्फ उनकी मतलब जो विचार थे वो कॉन्फ्लिक्ट करते थे, बट अब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाता है, एक मॉडरेट्स ग्रुप जो है उनके हेड बन जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और जो एक्सट्रीमिस्ट है उनके हेड बन जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। मतलब एक साथ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, ये सब लोग। अब अंग्रेज़ों को ये बहुत खुशी का मौका होता है उनके लिए, क्योंकि उन्हें मिल जाता है कि इनके फूट पड़ चुकी है। तो अब वो क्या मॉडरेट्स की साइड हो जाते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ हमारी बात तो मानते हैं, हम जो भी ये रूल्स बनाते हैं हमें बुलाया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ जो भी रूल बनाते थे, तो जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जी को बुला लिया करते थे कि ठीक है देखो हम ये रूल बना रहे हैं इंडियंस के भलाई के लिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले को लगता था कि ठीक है ना, हम जब रिवॉल्ट हमें क्यों करना है, जब हमें हमारा काम आसानी से हो जाएगा कि हमें आज़ादी भी मिल जाएगी। तो मॉडरेट्स को बहुत ही भरोसा था ब्रिटिशर्स पे कि हमें हमारी डिमांड्स धीरे धीरे पूरी हो ही जाएंगी, तो हमें रिवॉल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे सबको जेल में उठाकर डाल दिया गया। 6 साल के लिए सबको जेल हुई। बाल गंगाधर तिलक को भी मांडले जेल भेज दिया गया 6 ईयर्स के लिए। उसके बाद 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म आता है। तो जो मॉडरेट्स थे उन्हें बहुत भरोसा था कि हमारे लिए एक अच्छा कानून आया होगा जिससे इंडियंस की हमारी जो कंडीशन है वो ज़रूर सुधरेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और उल्टा क्या कर देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स उसमें डाल दिया जाता है, जिसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। तो इससे मॉडरेट्स की आंखें खुलती हैं कि हमें आज़ादी तभी मिल सकती है जब हम एक साथ होकर लड़ेंगे। अंग्रेज़ों पे विश्वास करने का कोई मतलब नहीं बनता। और लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, मास मूवमेंट रुक चुका था, क्योंकि सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वही लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए थे और वही जेल में होते हैं। तो 6-7 साल के लिए जो पूरा इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है वो ठप हो जाता है, अभी बीच में कुछ नहीं होता है। उसके बाद 1915 में जब बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आते हैं तो फिर वो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1916 में। और मेजर ट्विस्ट फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें जो मुस्लिम लीग है और आईएनसी है वो एक साथ आ जाते हैं, और प्लस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी एक साथ जुड़ जाते हैं कि अब हम मिलकर लड़ेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्योंकि दोनों को समझ आ चुका होता है कि हाफ हाफ रहने से ना ही एक्सट्रीमिस्ट की बात सुनी जाएगी ना ही मॉडरेट्स की। तो लखनऊ पैक्ट एक बहुत ही अच्छा सेशन होता है, उसमें ये लोग एक हो जाते हैं दोनों लोग।
उसके बाद आते हैं गांधी जी, इंडिया में उनकी एंट्री होती है और यहाँ से पूरी स्टोरी टर्न होती है और उसके बाद हम सीधा हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं गांधी जी की स्टोरी। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं और साउथ अफ्रीका में भी वो पूरे सत्याग्रह, रिवॉल्ट, ये सब हथियार अपने यूज़ कर चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्हें अच्छे से एक्सपीरियंस था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उनके पॉलिटिकल गुरु थे, वो उन्हें लेकर आते हैं 9 जनवरी 1950 को वो इंडिया में आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को हम हमेशा भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो हमारे गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। ठीक है, उसके बाद 1 साल गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ पूरे इंडिया में घूमिए और देखिए कि यहाँ की कंडीशन कैसी है। तो वो घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और वहाँ की इंडिया की जो कंडीशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक राजकुमार शुक्ला होते हैं, वो उन्हें इनवाइट करते हैं कि आप बिहार में आइए, चंपारण में, और यहाँ पे इंडिगो जो खेती हो रही है उससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और प्लीज़ आके हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है उसका हल कीजिए। तो गांधी जी जाते हैं चंपारण बिहार में 1917 में और वहाँ पे देखते हैं कि 3 कथिया सिस्टम चल रहा था। तो इस सिस्टम में क्या था, 3/20, अगर मतलब ऐसे किसी आपका जो ज़मीन है अगर उसके 20 पार्ट है तो उसका 3/20 पार्ट नील की खेती करनी होगी। सो इस इंडिगो फार्मिंग से लोग जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्हें बहुत लॉस हो रहा था, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, सिर्फ वो इस इंडिगो फार्मिंग में लगे हुए थे। तो इसके खिलाफ जब उन्हें बताया जाता है गांधी जी को, तो गांधी जी अपना सत्याग्रह फर्स्ट लॉन्च करते हैं बिहार में चंपारण में 1917 में। उसके बाद वो अपनी होम स्टेट गुजरात में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के साथ भी सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। तो एक आज़ादी की जो एक नया संग्राम है वो स्टार्ट हो चुका होता है यहाँ से। उसके बाद हम आगे बात करते हैं और गाइस 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। तो उसमें ब्रिटिशर्स को सैनिकों की, सोल्जर्स की बहुत ज़रूरत थी। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं गांधी जी को कि आप हमारा साथ दीजिए वर्ल्ड वॉर में, और अगर हमारे साथ आप देंगे, हम जीत जाते हैं, तो फिर हम आपकी आज़ादी के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो गांधी जी घर घर जाके सबको प्रमोट करते हैं कि हाँ ठीक है, आप ब्रिटिशर्स का साथ दो और हमें फिर आज़ादी ज़रूर मिलेगी। बट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, ब्रिटिशर्स जीत भी जाते हैं, पर कोई आज़ादी, कौन सी आज़ादी, किसकी आज़ादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्रिटिशर्स अपनी बात से मुकर जाते हैं, कोई आज़ादी हमें नहीं मिलती है। पहले जैसा जो चल रहा था उनका जो टॉर्चर वो चलता रहता है। तो गाइस 1919 अब आ जाता है और हर 10 साल में ब्रिटिशर्स जैसे कि एक कानून लाया करते थे। जैसे इससे पहले मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, तो 1919 में ये लेकर आते हैं मॉन्टैग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। और दूसरी चीज़ ये लेकर आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्या मतलब है? रॉलेट एक्ट का मतलब है जिसे ब्लैक लॉ भी बोला जाता है इंडिया में। इसका बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होता है। क्यों होता है वो हम जानेंगे। इसलिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग किसी को भी विदाउट एनी ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता था ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस रॉलेट एक्ट का ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होता है पूरे इंडिया में, सभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं और जो भी लोग जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो भी अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उन सबको अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा था बिना किसी ट्रायल के। तो ऐसे ही 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में बहुत सारे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं पंजाब में, अमृतसर में जलियांवाला बाग है। तो वहाँ पर जनरल वो डायर आता है और उन लोगों पे ओपन फायरिंग कर, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जो सैफुद्दीन किचलू हैं और डॉक्टर सतपाल हैं, इनका अरेस्ट हो जाता है। तो उनके अगेंस्ट ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि इन दोनों लीडर्स को छोड़ा जाए, पर जनरल वो डायर आ जाते हैं और वहाँ पे वो ओपन फायरिंग कर देते हैं, चाहे वहाँ पे वो वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, और कई सौ लोग मर जाते हैं इंडियंस बिना वजह। और इसका फिर एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है पूरे अब हमें देखने को मिलता है कि लोगों में एक आक्रोश आ जाता है कि अब हम ब्रिटिशर्स का रूल नहीं सहेंगे, इन अंग्रेजों को भगाओ, हम नहीं। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 से 22 के बीच में चलता है। इसका बेसिकली क्या मतलब था? नो कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर्स एट ऑल, मतलब हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ से हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, कहाँ से रूल करेंगे, किसके ऊपर रूल करेंगे। इसमें क्या हुआ, जो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, ब्रिटिशर्स के स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। जो टीचर्स जा रहे थे, इंडियन टीचर्स, उन्होंने स्कूलों में जाना बंद कर दिया। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ब्रिटिशर्स जो गुड्स थे, उनका जो सामान हम खरीदते थे, कपड़े पहनते थे, उनकी जो खाने की चीज़ें थी, सब बॉयकॉट कर दिया गया कि सिर्फ हम अपने देश की चीज़ें यूज़ करेंगे, बाहर का कुछ नहीं यूज़ करेंगे, ब्रिटिशर्स का कुछ यूज़ नहीं करना, ना उनके ऑफिस में जाना है। तो ये जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये बहुत तेज़ी से पूरे इंडिया में फैलता है। 1920 से 22 के बीच में सब लोग पूरा कॉपरेट करते हैं, हर तरह के लोग कॉपरेट कर रहे होते हैं, बट जो मुस्लिम्स हैं वो इतना ज़्यादा कॉपरेशन नहीं कर रहे होते हैं इसमें। तो इसलिए गांधी जी लॉन्च करते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था?
जब वर्ल्ड वॉर हो जाता है ख़त्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद जो टर्की है, टर्की जो लाइट पावर्स थी इनके कब्जे में आ जाता है। तो टर्की के जो खलीफा होते हैं उनकी सारी पावर्स चली जाती हैं, तो उनकी पावर्स को वापस लाने के लिए ये प्रोटेस्ट करा जाता है, खिलाफत मूवमेंट। अभी मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत तेज़ी पकड़ रहा होता है, बट गाइस क्या होता है, चौरी चौरी हो जाता है 22 फरवरी 1922 में। इसमें क्या होता है, गोरखपुर में, यूपी में, एक पुलिस स्टेशन में एक कुछ गुस्साए लोग, कुछ भीड़ के लोग एक पुलिस स्टेशन में आग लगी जिसमें बाई जाती है। अब देखिए, अहिंसा होती है, नॉन वायलेंस होता है, और गांधी जी नॉन वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे। और जैसे कि इसमें 22 लोगों की जान चली जाती, 22 ब्रिटिशर्स थे वैसे वो, लेकिन गांधी जी उसी टाइम पे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। कॉल ऑफ मतलब उसे कैंसिल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है उसी मूवमेंट पे। बहुत गुस्सा होते हैं कुछ लोग, गांधी जी से बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा होता है, पर गांधी जी उस बीच खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं उस मूवमेंट को। बहुत लोग इसमें गांधी जी से नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बट गाइस अगर हम उनके अकॉर्डिंग देखें, गांधी जी के अकॉर्डिंग, वो मेनली वॉयलेंस इसलिए ही नहीं चाहते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो यही मानना था, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम लोग वॉयलेंस करें और फिर वो हमें उठा के जेल में पटक दें। तो इसलिए गांधी जी चाहते थे एक नॉन वॉयलेंस मूवमेंट, जिसमें ब्रिटिशर्स हमारा क्या कर सकता है, अगर हम कोई इंसान नॉन वायलेंस से काम कर रहा है, अहिंसा से काम कर रहा है, तो उसे ना ही जेल में डाला जा सकता है, ना ही उसके अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो सकती है। तो गाइज अब इसके बाद आएगा रिवॉल्यूशनरी फेज, जिसमें आप देखेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, इन सब की कहानी, आगे कैसे कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर सुभाष चंद्र बोस भी आएंगे, और फिर कैसे हमें आज़ादी मिली। इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वरना तो ये पार्ट 1 इतना ही रखते हैं हम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक, 1922 तक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी 15 अगस्त तक आई जाएगी अप्रॉक्सली, तो उसमें आप देखना फिर सेकंड पार्ट में हमें कैसे कैसे जो हमारे आगे का जो कार्रवाई कैसे होती है, कैसे हमने अपनी आज़ादी को छीना। आई जस्ट होप कि इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम ब्रिटिशर्स जब से आए और अब तक ये जो पूरी क्रोनोलॉजी रही, कैसे कैसे चीज़ें हुई, कैसे कैसे इवेंट्स हुए, और कितने सारे लोगों की भागीदारी इसमें हमें देखने को मिल रही है। जैसे मैंने शुरू में बोला था, लिस्ट बहुत लंबी है, अब में बहुत लोग आने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।